हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स। बेटा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि बी प्रिपेयर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, second, income and expenditure account, and third, balance sheet. Receipt and payment account record only cash transactions, whether they are revenue nature or capital nature. Income and expenditure account record the transactions which are related to current year. It records only revenue nature item, whereas balance sheet record all the capital nature items. अब हमने पढ़ा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर एज वेल एज रिवेन्यू नेचर दोनों आइटम्स आते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल नेचर आइटम्स आते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, बच्चे यही सोचते हैं कि किस आइटम को रिवेन्यू नेचर ट्रीट करा जाए, किसको कैपिटल नेचर ट्रीट किया जाए। आज की वीडियो में हम इसी सॉल्यूशंस को करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझिए, और जो जो पॉइंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं उस पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो परचेजेस ऑफ बिल्डिंग, परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज ड्राइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक चलता है एंड दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ये खर्चे बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। अगर ये खर्चे कभी कभी होते हैं और नॉन रिकरिंग, इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, तो हम इसको कहां पे शो करेंगे? दीज आर शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। परचेजेस ऑफ बुक्स, परचेजेस ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। अगर इसी के बदले हम देखें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने का से मेरा मतलब है वो सारे खर्चे जिसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर कंप्लीट हो जाए तो उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम से जानते हैं। मींस बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स एक्सपायर्स इन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही होता है। ये खर्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेड मोड में होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, सो दे आर रिकरिंग इन नेचर। ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे सैलरी, रिपेयर, इंश्योरेंस, रेंट पेड, ऑनरेरियम, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब ये खर्चे बार बार होते हैं और इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लियर आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है।
capital expenditure are always shown in the balance sheet, whereas revenue expenditure are always shown on the debit side of the income and expenditure account. Clear? जिस तरह से हमने एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी तरह से रिसीप्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट कैपिटल रिसीप्ट्स और सेकंड रिवेन्यू रिसीप्ट्स. कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है? जब भी एनपीओ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट रिसीव्ड करता है, उसे हम कैपिटल रिसीप्ट्स के नाम से जानते हैं. इसका नेचर नॉन रिकरिंग होता है, ये बार बार नहीं आती, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे ही मिलती है. अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को बेचकर जो अमाउंट मिलता है दैट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट्स. स्पेसिफिक डोनेशन, जब किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें कोई डोनेशन मिले, उसे हम कैपिटल रिसीप्ट्स कहते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस, अब इनका नेचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट में आएगी. क्लियर? अब रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं. तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? वो अमाउंट जो एनपीओ किसी इनकम के तौर पे रिसीव्ड करता है. अगर एनपीओ ने कोई इनकम के सोर्स पे अमाउंट रिसीव्ड किया है, जैसे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जिसका नेचर रिकरिंग होता है, जो बार बार रिसीव्ड होते रहते हैं, उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स मानते हैं. अगर ये रिकरिंग इन नेचर है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. अब देखो, अगर हम अपना कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन क्या है? वो नेचर जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, और रिकरिंग नेचर वाले आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर? अब हम अलग अलग आइटम्स, कुछ आइटम्स को अलग अलग पढ़ते हैं, कुछ वेरियस टर्म्स पढ़ते हैं जो एनपीओ में यूज करी जाती है और आपके लिए थोड़ी सी नई है, इसलिए आप एक बार उन टर्म्स को देखिए. हम उन आइटम्स को, उनका मीनिंग क्या होता है, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. फर्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस. क्या होता है एडमिशन फीस? जब कोई भी पर्सन किसी एनपीओ की मेंबरशिप लेता है और एडमिशन के टाइम में, मेंबरशिप लेने के टाइम पे जब वो कोई अमाउंट पे करता है, कोई फीस पे करता है, उसे हम एंट्रेंस फीस कहते हैं. एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज द रिवेन्यू रिसिप्ट. ये रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करी जाती है. अब रिवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां पे आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड. अगर हम दोबारा देखें, एंट्रेंस फीस मीन्स अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, ऑलवेज ट्रीटेड एज द revenue receipts, so shown in credit side of income and expenditure account. बट बेटा यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, कुछ बुक्स होती है जो एंट्रेंस फीस को, जहां पे आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाए कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो आप इस टाइम पे इसको कैपिटल रिसीप्ट्स ट्रीट करोगे और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे. अगर एक क्वेश्चन में लिखा है, मान के चलिए एक क्वेश्चन है, वहां पे लिखा है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1 लाख रुपीज, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको हमेशा रिवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट करना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना. बट अगर नीचे एक नोट लिखा है एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो ये 1 लाख रुपीज आपके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी. कई बार यहाँ पे कुछ रेशोज दी हुई होती है कि 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. अगर 60% फीस कैपिटलाइज करनी है तो 1 लाख का 60% 60,000 रुपीज, बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज ऐड कर देंगे और जो रिमेनिंग 40% है दैट इज 40,000 रुपीज, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा. क्लियर? एंट्रेंस फीस बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान से देखिए. अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम आती है लाइफ मेंबरशिप फीस. क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फीस? देखो एनपीओ में क्या होता है कि जब कोई मेंबरशिप लेता है
तो उसको अपनी मेंबरशिप को रिवाइव करने के लिए एनुअली या मंथली कुछ फीस पे करनी पड़ती है, उसे हम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है एनपीओ के अंदर। बट कुछ मेंबर्स अपनी कंप्लीट लाइफ के मेंबरशिप के लिए एक टाइम में ही एक सिंगल अमाउंट पे कर देते हैं, दैट इज नोन एज द लाइफ मेंबरशिप फीस, मींस फीस रिसीव्ड एज वन टाइम सब्सक्रिप्शन। देखो क्या आ रहा है वर्ड, वन टाइम सब्सक्रिप्शन। अब वन टाइम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, दीज आर नॉन रिकरिंग नेचर। ये कौन सा नेचर है, नॉन रिकरिंग। और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नॉन रिकरिंग नेचर हमेशा कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करे जाते हैं, तो इसको भी हम कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करेंगे, इसलिए बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। क्लियर। तो अभी हमने दो आइटम पढ़े हैं, एंट्रेंस फीस जिसको रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट किया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस जिसको हम कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइटम, थर्ड आइटम, डोनेशन। डोनेशन मींस चंदा, दान। एनपीओ को बहुत सारे डोनेशंस मिलती रहती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का। अगर हम डोनेशंस को देखें तो डोनेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर डोनेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहली होती है जनरल डोनेशन, दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन नाम से पता लग रहा है जनरल, which can be used for any purpose, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज्ड की जा सकती है। मीन्स डोनेशन इन विच डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज। डोनर ने डोनेशन देते समय कुछ भी नहीं बताया, तो इस डोनेशन को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जब कोई स्पेशल पर्पस नहीं है तो इसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स ट्रीट करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो नाम बता रहा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, विच आर रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिलती है उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से जानते हैं। अगर स्पेसिफिक डोनेशन मींस डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर विच डोनेशन कैन बी यूज्ड। अगर आपको एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, वहां पर एक डोनर ने 5 लाख का चेक दे दिया। अब उसने जब मैनेजमेंट को 5 लाख का चेक दिया तो कोई भी कंडीशन नहीं रखी, ये 5 लाख रुपीज किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो ट्रीटेड एज द जनरल डोनेशन, इसे हम जनरल डोनेशन ट्रीट करते हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट्स मानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब उसी पर्सन ने अगर 5 लाख का चेक देते हुए कहा कि ये डोनेशन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज की जा सकती है, तो इसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। इट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसीप्ट। जब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए अमाउंट रिसीव्ड किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स, और ये बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड आएगी। क्लियर। डोनेशन मींस आपको चेक करना है जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन, कैसे पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड लिखा है डोनेशन तो ये हमेशा जनरल डोनेशन होगी, और अगर डोनेशन फॉर पेविलियन लिखा है या आपको लिखा है डोनेशन फॉर बुक्स या डोनेशन फॉर मेडिसिन, यहाँ पे आपको साथ में कंडीशन, यूज की कंडीशन बता दी गई है, तो इसे हम स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइटम, चलिए अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, स्पेशल रिसीप्ट्स। क्या होता है स्पेशल रिसीप्ट्स? जैसे नाम से पता लग रहा है स्पेशल रिसीप्ट्स, यानी किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल इवेंट के लिए एनपीओ जब कोई अमाउंट रिसीव्ड करता है उसे हम स्पेशल रिसीप्ट्स के नाम से जानते हैं। अब ये इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है, गवर्नर पार्टीज, गवर्नर के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनुअल डिनर, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है जैसे दिवाली, होली वगैरह। इस तरह का जब कोई इवेंट होता है और उसके लिए एनपीओ कोई अमाउंट रिसीव्ड करता है उसे हम स्पेशल रिसीप्ट्स के नाम से जानते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल ओकेजन
एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल डिनर कोई रखा जाए, एनुअल डिनर, गवर्नर पार्टी, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, दिवाली, होली। अब ये रिसिप्ट स्पेशल है तो इनका ट्रीटमेंट भी स्पेशल होगा। इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है। जितनी भी रिसीप्ट्स आई है इस इवेंट से रिलेटेड, ये उस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। और इस इवेंट में होने वाले सारे एक्सपेंसेस को भी हम उसी अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। रिसीप्ट्स को हम क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड। जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये जो बैलेंस है ये प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। कैसे? अगर मान के चलिए हमारी जो रिसीप्ट्स है, इफ रिसीप्ट्स इज मोर देन एक्सपेंसेस, अगर हमारी रिसीप्ट्स एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो जो भी इसका बैलेंस होगा, बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर? अगर मान के चलिए एक्सपेंसेस ज्यादा है, इफ एक्सपेंसेस इज मोर देन रिसीप्ट्स, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो अब जो बैलेंस आएगा वो आपके लिए कौन सा बैलेंस होगा? नेगेटिव बैलेंस होगा। और नेगेटिव बैलेंस यानी लॉस है कुल मिलाकर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? यानी जितनी भी स्पेशल रिसीप्ट्स है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में, रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। बैलेंस शुड बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? अगर मान के चलिए ये इवेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इवेंट अभी हुआ ही नहीं है, अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, पर किसी भी रीजन से मान के चलिए होली सेलिब्रेशन के लिए एनपीओ ने अमाउंट रिसीव किया और ड्यू टू कोविड पैंडेमिक वो सेलिब्रेशन, वो इवेंट अभी नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो ये स्पेशल रिसिप्ट्स है उस एनपीओ के लिए लायबिलिटीज होती है। तो उस सिचुएशन में हम अगर इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो इस अमाउंट को हम लायबिलिटीज साइड शो कर देंगे। क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगेगा कि ये इवेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ? इसके लिए देखो, जब भी आपको रिसिप्ट्स दी हुई होगी तो आप पेमेंट साइड पे चेक करिए क्या कोई एक्सपेंसेस दिए हुए हैं या नहीं। अगर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो इवेंट कंप्लीट हो गया। अगर वहां पे कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए तो हम एज्यूम कर लेंगे ये इवेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है आपके लिए। अगर इवेंट कंप्लीट हो गया तो जो भी बैलेंस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, और अगर वो इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उस अमाउंट को लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट वर्ड, लेगेसी। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी भी डोनेशन की तरह ही होती है। जब किसी पर्सन की डेथ होने वाली होती है और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ को दे जाता है, उसे हम लेगेसी के नाम से जानते हैं। लेगेसी मीन्स डोनेशन रिसीव्ड अंडर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अब जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी या डोनेशन के रूप में देता है तो वो उस पर कोई कंडीशन भी रख सकता है या नहीं। यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि लेगेसी अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन है या विदाउट कंडीशन है। अगर डोनर ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी तो उसे हम जनरल डोनेशन ट्रीट करेंगे। इफ डोनर मे नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर यूज, उसके यूज के लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसका यूज हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, तो उसे हम जनरल डोनेशन कहेंगे। अब जनरल डोनेशन जैसा हमने अभी पढ़ा कि जनरल डोनेशन क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट, और रेवेन्यू रिसीप्ट आपका कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब अगर डोनर ने अपनी लेगेसी में, अपनी डोनेशन में कोई कंडीशन रख दी है, कोई यूज, कि उसकी जो प्रॉपर्टी से इनकम होगी उस इनकम से पुअर
स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाए। अब यहाँ पे उसने कंडीशन अप्लाइड कर दी है, और जब कंडीशन अप्लाइड हो जाती है तो दैट डोनेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। और अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आती है, तो इट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसीप्ट्स। और कैपिटल रिसीप्ट्स कहां पे आती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ध्यान रखिए, लेगेसी जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो लेगेसी को आप चेक करेंगे कि क्या लेगेसी का कोई यूज बताया है। अगर कोई यूज नहीं है तो जनरल डोनेशन, अगर यूज बताया हुआ है तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन। फिर भी बेटर ये होता है, जो भी आप लेगेसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन के नीचे उसका यूज लिख दीजिए कि आपने उसको क्या पर्पस किस पर्पस के लिए आपने उसका क्या ट्रीटमेंट किया है। क्लियर? नेक्स्ट आइटम है आपका ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होता है? कई बार गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है एनपीओ को फॉर देयर एक्टिविटीज। दैट हेल्प इज नोन एज द ग्रांट्स। Financial help given by the government to NPO time to time is known as the grants। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? given by the government to NPO। अब given by government to NPO means it is like as a donation। डोनेशन की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि जो गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी है वो फॉर रेगुलर एक्टिविटीज दी है या फॉर स्पेसिफिक पर्पस दी है। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट्स रेगुलर एक्टिविटीज के लिए दी है तो इट इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसीव्ड्स। इफ द ग्रांट इज फॉर रेगुलर एक्टिविटीज, अगर ग्रांट्स रेगुलर एक्टिविटीज के लिए दी जाएगी, इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड्स। और रेवेन्यू रिसीव्ड्स आपका कहां पे आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर ग्रांट्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाए, कि गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी है फॉर मेडिकल कैंप। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रांट्स देते हुए आपके लिए एक कंडीशन अप्लाइड कर दी है कि दिस ग्रांट्स इज यूज्ड फॉर द मेडिकल कैंप्स, तो ये ग्रांट्स आपके लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स हो जाएगी। और स्पेसिफिक ग्रांट्स मींस स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मींस कैपिटल रिसीप्ट्स, और कैपिटल रिसीप्ट्स आपकी कहां पे आती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लियर? ग्रांट्स के लिए भी वही चेक करोगे। अगर सिर्फ लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स तो जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर लिखा है ग्रांट्स फॉर मेडिकल कैंप तो दिस इज ट्रीटेड एज द स्पेसिफिक ग्रांट्स, और बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड आए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट वर्ड ऑनरेरियम। भारी भरकम वर्ड लग रहा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता क्या है? जब भी एनपीओ किसी पर्सन को उसकी सर्विसेज हायर करने के लिए कुछ अमाउंट पे करता है, दैट इज नोन एज द ऑनरेरियम। किस पर्सन को? जो उसके एनपीओ का मेंबर नहीं है। अमाउंट पेड टू आउटसाइडर, वर्ड है आउटसाइडर, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड्स रेदर देन द पेमेंट ऑफ फॉर हिज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एनपीओ में एनुअल फंक्शन हो रहा है और उस एनुअल फंक्शन के लिए हमने एक डांस टीचर को हायर किया है जो अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग देने के लिए, एनुअल फंक्शन में डांस की ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसके लिए जब हम उसको कोई पेमेंट करते हैं तो वो हम ऑनरेरियम कहते हैं। यानी किसी भी सेलिब्रिटीज को अगर हम एनपीओ में बुलाते हैं, उसके ऊपर होने वाले जो खर्चे होते हैं, दैट इज नॉन एज द ऑनरेरियम। क्लियर? अब ऑनरेरियम को हम हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर? तो ऑनरेरियम इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, जैसे हमें पता है कि सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, अगर हम अपने असेट्स को बेचते हैं तो जो अमाउंट इससे हमें रिसीव्ड होता है दैट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसीप्ट्स। वो कैपिटल रिसीप्ट्स होता है। अब इसका ट्रीटमेंट हमारे लिए कोई नया नहीं है, हमने 11th क्लास में इसका ट्रीटमेंट पढ़ा था। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है।
बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स, जो आपके असेट्स की बुक वैल्यू है दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द असेट्स इन द बैलेंस शीट, उसको हम बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे बुक वैल्यू। ध्यान रखिए, बुक वैल्यू जो भी असेट्स की, सेल वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स आर इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से उसको माइनस कर देते हैं। अब जब भी हम कोई असेट्स बेचते हैं तो इस पे या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले सेल वैल्यू को कंपैरिजन कीजिए, सेल वैल्यू इसको कंपैरिजन कीजिए, किससे कंपैरिजन कीजिए? बुक वैल्यू से कंपैरिजन कीजिए। अगर आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है, इफ सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, आपकी बुक वैल्यू थी मान के चलिए 1 लाख और आपने एसेट्स को सोल्ड आउट किया 1,20,000 में, तो यहां पर आपको क्लियरली प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपीज का गेन होगा। इससे आपको गेन ऑन सेल, और आपको पता है जब हमें गेन होता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी का वाइस वर्सा, अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है, इफ बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू, अगर बुक वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू कम है, तो एनपीओ को क्या होगा? लॉस होगा, और उस लॉस को हम कहां पे डेबिट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, क्योंकि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या नेचर होता है? नॉमिनल नेचर, और नॉमिनल नेचर का क्या रूल था? डेबिट ऑल लॉस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स। तो उसी पॉइंट पे हम यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है बेटा, ध्यान से इसका ट्रीटमेंट करना, ध्यान से इसको देखना। बैलेंस शीट में से बुक वैल्यू को माइनस किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस इज ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट आइटम, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। बट जब भी आपको वर्ड यूज किया जाएगा सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो यहां पर आप चेक करेंगे क्या उस स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू आपको गिवन है या नहीं। अगर हम पहली कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं बुक वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल इज गिवन। आपको दिया हुआ है सेल ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज और नीचे लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000 रुपीज। यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू दी हुई है। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू हमें दी हुई है तो इसका मतलब हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? सेल ऑफ असेट्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए होता क्या है? असेट्स होता है। बट अगर हमने इसको कंप्लीट कंज्यूम्ड किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में जब भी बुक वैल्यू गिवन होगी तो इसका मतलब अभी हमारे लिए असेट्स है और हमने अपने असेट्स को सोल्ड आउट किया है। अभी जैसे हमने पढ़ा पिछले टर्म्स में कि हम असेट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट यहां पर आएगा कि बुक वैल्यू, जो स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू है उसको हम बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे और उस पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट कब होगा? जब सेल वैल्यू ज्यादा होगी, बुक वैल्यू कम होगी, तो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। और अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो एनपीओ को लॉस होगा और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड शिफ्ट होगा अगर आपको बुक वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है। सेकंड कंडीशन, अगर आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं है, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो स्पोर्ट्स मटेरियल पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो गया था, अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो उस स्पोर्ट्स मटेरियल से की सेल से मिलने वाले अमाउंट को हम इनकम ट्रीट करेंगे। वो क्या होगा कि अगर बुक वैल्यू स्पोर्ट्स मटेरियल की गिवन नहीं है तो स्पोर्ट्स मटेरियल हैज बीन कंज्यूम्ड और उसके स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल को हम इनकम मानेंगे और इनकम आपका कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर?
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स। अब इसकी सेल से पहले, इसके आइटम के ट्रीटमेंट से पहले, अगर जब हम ये न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं, पीरियोडिकल्स खरीदते हैं, इसके लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं वो कौन सा नेचर होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको हम कहां डेबिट करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक इसी तरह अगर उन पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स जो यूज्ड हो चुके हैं, रद्दी बन चुके हैं, अगर हम उसकी सेल करें, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर एनपीओ के पास बहुत सारी रद्दी इकट्ठी हो जाती है, तो वो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, जितने भी आइटम्स की सेल होती है, इसको हम इनकम ट्रीट करते हैं। और इनकम आपकी कहां पे जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीओ का। सब्सक्रिप्शन मींस अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। जब हर साल या एक पीरियोडिकल टाइम पे मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए अमाउंट पे करना होता है, और दैट अमाउंट इज नोन एज द सब्सक्रिप्शन। मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द एनपीओ। एनपीओ की का मेन सोर्स है, इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, कि सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे वो हमें मिला हो या नहीं मिला हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसीव्ड्स। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का पूरा कंसेप्ट समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो को आप देखिएगा, तब आपको सब्सक्रिप्शन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अभी तक हमने पूरी क्लास में क्या समझा? हमने समझा कि एक्सपेंडिचर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या क्या फीचर्स हमने पढ़ी है? एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट ड्राइव्स फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं, इसका ये बार बार रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो परचेजेस ऑफ बुक्स, परचेजेस ऑफ द फर्नीचर, परचेजेस ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के हो गए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड मींस 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। दीज आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, रेंट पेड एटसेट्रा। अगर हम अपने कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट जो एनपीओ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव्ड करता है, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, सेल ऑफ असेट्स एटसेट्रा। लास्ट आता है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। वो रिसीप्ट्स जो एनपीओ इनकम के तौर पे रिसीव्ड करता है, उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं, और इसका नेचर रिकरिंग नेचर होता है। ये एनपीओ के लिए इनकम का सोर्स होता है। और इसके एग्जांपल्स आप क्या कह सकते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम्स पे मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।